बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 19 मार्च का आगाज हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग 20वें दिन में दाखिल हो चुकी है और आज 20वें दिन इस जंग का नया भयानक और खौफनाक पहलू सामने आ रहा है। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, सऊदी अरब ने यह कंफर्म कर दिया है कि उसकी 2 ऑयल रिफाइनरीज अंडर अटैक आ चुकी हैं और रियाज में, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में, जब मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग होनी थी, एन उस वक्त रियाज पर सऊदी अरब के दावे के मुताबिक 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और उनका मकसद सऊदी अरब को और सऊदी वज़ीर खारजा के मुताबिक हम लोगों को डराना था। साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारा सब्र लामहदूद और लामुतनाही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? क्या सऊदी अरब इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है और उसमें पाकिस्तान का किरदार मुमकिन तौर पर क्या होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही कतर का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस रास लफान, उससे शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात, उसकी एक बड़ी गैस फील्ड हबशान, उसको टिल फर्दर नोटिस कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। ईरान की तरफ से हमले जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं और डॉक्टर अली लारीजानी की शहादत के 30 घंटे के बाद मैदान जंग का मंजरनामा क्या बताता है, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही नेतन्याहू, जिसका सुराग लगाने की बड़ी कोशिश की जा रही थी, वो जिंदा है, वो मर गया, वो जख्मी है, वो छुप गया, हुआ क्या है? नेतन्याहू के हवाले से 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरीज हैं और तीसरी बहुत ही दिलचस्प है और दैट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक सेंस, क्योंकि चंद घंटे पहले नेतन्याहू की एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें उसने डॉक्टर अली लारीजानी की शहादत के हवाले से इसराइल और पूरी दुनिया को मुतले किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो उनकी वीडियो है, उस वीडियो के अकब में एक खिलौना पड़ा हुआ नजर आता है। वो बहुत वायरल हो गया। वो खिलौना कौन सा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आगाज मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू से ही कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर अली लारीजानी की शहादत, उसके हवाले से जो वीडियो आई और बहुत सारे लोग जो जंग के मैदान से बाहर या ईरान को समझे बगैर इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद डॉक्टर अली लारीजानी का मैदान जंग में शहीद कर दिया जाना ईरान के लिए इतना बड़ा सेटबैक है कि ईरान शायद अब लड़ने की सकत नहीं रखता। इसके हवाले से कुछ अहम हकाइक और चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर अली लारीजानी की शहादत से अब तक ईरान क्या कर चुका है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। नेतन्याहू की जो वीडियो है वो इस वक्त बहुत वायरल है। नेतन्याहू के हवाले से उसकी जो पब्लिक अपीयरेंस है, एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर का अचानक से अहम तरीन इजलासों से गायब हो जाना, उसके बाद ये दावे किए जा रहे थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि नेतन्याहू मारा जा चुका है। और नेतन्याहू के मारे जाने के हवाले से मामला और गुफ्तगू इतनी सीरियस हो गई कि देयर इज नॉट अ सिंगल मीडिया आउटलेट जो जंग के ऊपर फोकस रिपोर्टिंग कर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े इदारों ने नेतन्याहू की एब्सेंस को, उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया, उसके ऊपर रिपोर्ट किया, उस पर सवालात उठाए और उस पर होने वाली डिस्कशंस के ऊपर रिपोर्ट सामने रखी। लेकिन नेतन्याहू के हवाले से 3 थियरियां हैं। एक, उसका मंजर आम से जो गायब हो जाना है, अगरचे 3 प्रेजेंस जो है या 3 उसने अपनी पब्लिक अपीयरेंस दिखाने के लिए वीडियोस 15, 17 और 18 मार्च को जो है वो कुछ दिलचस्प वीडियो सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वीडियो 100% कंफर्मेशन नहीं कर रही किसी के ऊपर AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो होने का शुबा है, या किसी के ऊपर है कि ये शायद पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें कुछ एडिटिंग की गई है। लेकिन नेतन्याहू का जो मंजर आम से गायब हो जाना है, उसके हवाले से जो 3 थियरियां, उसमें जाहिर है कि सबसे पहली और प्रोमिनेंट ये है कि वो ईरान की जानिब से किए गए किसी हमले में मारे जा चुके हैं। और इसराइल की एक हिस्ट्री है, वो अपने जिस तरीके से नुकसानात हैं उसको डिक्लेयर नहीं करता और एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो भी उसने वेज की हुई है ईरान पर, जहां पर ईरान के नुकसानात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। तो शायद इसराइल जो है वो इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। नेतन्याहू के मरने के हवाले से एक ज़ाहिर है कि थ्योरी ज़ेरे गर्दिश है। दूसरी ये है कि, और ये मैं आपको प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस बता रहा हूं कि ये 3 ही मुमकिन वजाहतें हो सकती हैं कि या
नेतन्याहू मारा जा चुका है या नेतन्याहू जख्मी है और जख्मी हालत में किसी जगह पर मौजूद है, इलाज मुआवजे के लिए मौजूद है, लिहाजा वो मंजर आम पर नहीं आ रहा। लेकिन जो तीसरी थियरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नेतन्याहू को शायद अब ये खौफ लाहक है कि इस जंग के खात्मे के लिए उसको कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। CIA या मोसाद खुद इसमें, जो ईरान इस वक्त, ईरान का गुस्सा अगर आप अब से खुद से सवाल करते हैं कि कैसे ठंडा हो सकता है, तो वो जाहिर है कि सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी शहादत जो है ईरान के लिए एक इर्रिपेरेबल लॉस है। लेकिन अगर वो बदले में नेतन्याहू को मार देते हैं तो ये एक नुक्ता हो सकता है कि जहां पर वो जंग के खात्मे की तरफ बढ़ने के लिए राजी हो जाएं। तो ईरान का जो इस वक्त जंग का दायरा जिस तरीके से उसने फैलाया है, आलमी मईशत यरगमाल बनी हुई है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मैरीटाइम ट्रैफिक जैम इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ में 1000 से जायद जो शिपिंग कंटेनर्स हैं वो फंस चुके हैं। 20% से जायद ऑयल सप्लाई मुतासर हो चुकी है और एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। अमेरिका जो है वो इस जंग से जाहिर है कि इजहार नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है। खलीजी मुमालिक चाहते हैं कि ये जंग बंद हो जाए, पूरी दुनिया चाहती है ये जंग बंद हो जाए। तो नेतन्याहू को ये मुमकिन तौर पर खदशा हो सकता है और ये तीसरी थियरी है कि उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, उसकी लोकेशन दी जा सकती है और उसको मरवा कर इस जंग का खात्मा किया जा सकता है। लिहाजा वो मंजर आम से गायब है, ना मारा गया ना जख्मी हुआ, लेकिन वो अब छुपा हुआ है, डीप अंडरग्राउंड आप उसको कह सकते हैं कि वो जा चुका है। बहरहाल ये 3 थियरीज हैं। अब आ जाते हैं डॉक्टर अली लारीजानी की शहादत। यकीनन जो डॉक्टर अली लारीजानी हैं, जब आप उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं, मुझे 2 मरतबा अपने रिपोर्टिंग करियर में उनसे मुलाकात का इत्तफाक हुआ और दोनों मरतबा जो है वो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक तकरीब जो उनके दौरे के दौरान, बट बोथ विजिट्स वर एज स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे और बड़ी ही शानदार शख्सियत के हामिल, और उनके हवाले से ज़ाहिर है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, तो उनका जो बैकग्राउंड है और जो उनका स्टैचर था ईरान के सिक्योरिटी आर्किटेक्ट में और उस स्ट्रक्चर में वो जिस पोजीशन पर थे, यकीनन एक बहुत अहम रोल था। लेकिन ईरान ने इसी मामले पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि डॉक्टर अली लारीजानी के शहादत से ईरान की कमर टूट गई है या ईरान की मज़ाहमत की कमर टूट गई है, वो ये ज़रूर जहन में रखें कि ये जो जंग है जिसके 20 दिन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 20 दिन सैयद अली खामनाई के बगैर गुजरे हैं। इस जंग में, इस जंग की क़यादत सैयद अली खामनाई ने नहीं की। इस जंग की क़यादत में और इस जंग के दौरान सैयद हसन नसरुल्लाह मौजूद नहीं थे। इस जंग के दौरान शहीद कासिम सुलेमानी मौजूद नहीं थे। इस जंग के दौरान इराक के शहीद अबू मेहदी अल मुहद्दिस मौजूद नहीं थे। तो ये जंग अगर इन अहम तरीन शख्सियात की अदम मौजूदगी में ईरान इस बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है, तो फिर आपको पता चलता है कि ये बेसिकली जो डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन या स्ट्रेटजी है, ये क्या थी कि जब उन्होंने ये फैसला किया था कि जो टॉप लीडरशिप है उसको डीकैपिटेट कर दिया जाएगा, जब उनको शहीद कर दिया जाएगा पहले ही हल्ले में, तो फिर वो फौज जो सुप्रीम लीडर के जो क़यादत है उसके नीचे यकजा होती है, वो 31 फौजों में बट जाएगी। अगर उनका जो सेंट्रल कमांड है उसको तबाह कर दिया जाएगा, हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए जाएंगे, तो फिर 31 सूबों में 31 फौजें और तमाम कमांड्स हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर मौजूद है। उसमें 3 उनके टॉप के जनरल्स नॉमिनेट होंगे। अगर वो शहीद कर दिए जाते हैं उसके बाद दूसरे कर दिए जाते हैं, तीसरा, और हर एक के जाने के बाद नया उनका जानशीन नीचे से एड अप होता जाएगा। हर एक की अपनी सप्लाई लाइन है, हर जो कमांड है उसके पास
पहले से दिए गए ऑर्डर्स हैं कि उसने इस जंग को कैसे आगे लेकर चलना है। तो जाहिर है कि ईरान के लिए डॉक्टर अली लारीजानी का चला जाना एक ऐसा शख्स जाहिर है कि जो इन तमाम मामलात पर, आलमी मामलात पर गिरफ्त रखता हो, नेगोशिएटर रहा हो, न्यूक्लियर टॉक्स में इन्वॉल्व रहा हो, उसका चला जाना यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस ज़रूर है ईरान के लिए, लेकिन ये कहीं से भी साबित नहीं करता, ख़ासतौर पर उनकी शहादत के बाद के जो 30 घंटे अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ा वाज़े करती हैं कि ईरान जो है उसके लड़ने या मज़ाहमत की सलाहियत का ताल्लुक शख्सियात के साथ नहीं है, बल्कि जब तक ईरानी जो है वो खुद अपने तौर पर बददिल होकर या किसी वजह से हथियार डालने का सोच नहीं लेते, उस वक्त तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। एक चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया कि जो खिलौना नेतन्याहू के अकब में मौजूद था, ये खिलौना उन्होंने पकड़कर इससे पहले भी कुछ वीडियोस की हैं और उनके गालिबन पोते को ये किसी ने गिफ्ट किया था। एक बग्स बनी है, खरगोश है, जिसने सुपरमैन का लिबास पहना हुआ है, उसको बड़ा टेक्निकली प्लेस किया गया है उस वीडियो में, ये बताने और ये दिखाने के लिए कि ये नेतन्याहू ही है, ये वीडियो भी असल है, हालांकि ये सब कुछ भी एआई से किया जा सकता है। ये नेतन्याहू की कहानी थी। अब हम आ जाते हैं कि जो ईरान है, ईरान की गैस फील्ड पारस के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, उसके ऊपर हमला किया गया जनूबी ईरान में, और उसके बाद जो पासदाराने इनकलाब हैं उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को। और हैरान कुन तौर पर पासदाराने इनकलाब अभी तक जो दावा करते या जो करने का अज़म का इजहार करते नज़र आ रहे हैं कि हम फलां जगह हिट करेंगे, हमारी इस चीज़ को हिट किया जाएगा, तो हम इस चीज़ को हिट करेंगे। जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, मैं आगे चलकर उनका बयान जो है या उनका जो ट्वीट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि ये आई फॉर एन आई है, कि आँख का बदला आँख, जान का बदला जान। हमारी जिस चीज़ को निशाना बनाया जाएगा हम जवाब में दूसरी तरफ उसी चीज़ को निशाना बनाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक सवाल, बड़ा ही अहम सवाल है कि आखिर ईरान इन ममालिक पर, मुसलमान ममालिक पर, अपने पड़ोसी ममालिक पर जो हमले कर रहा है, उसकी एक जस्टिफिकेशन तो ये है कि वहाँ पर फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, और ईरान में ईरान के मुताबिक, ईरानी दावे के मुताबिक और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अमेरिका इन अड्डों को इस्तेमाल करके ईरान में मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनको निशाना बना रहा है, उनकी फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, और ईरान जवाबी कार्रवाई जो है वहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब इनके ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, उसके ऊपर पासदाराने इनकलाब ने जो बयान दिया वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होती हुई नजर आ रही हैं। जो शहजादा फैसल बिन फरहान हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ईरान, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, उससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि जंग अब उसका फैलाव बाकायदा तौर पर नए फरीकों के साथ जो है वो इस फैलाव को मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऐसा होना अब मुमकिन है। और अगर सऊदी अरब इस जंग में कूदता है तो फिर पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन सवालात सामने आ जाएंगे। पासदाराने इनकलाब ने जो है वो वार्निंग दी कि ईरानी फोर्सेस जो हैं, जब उनकी गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, पारस गैस फील्ड को, कि हम अब जो खलीजी ममालिक हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, ये बयान दिया गया। एग्जैक्टली कोट एंड कोट उनकी तरफ से कहा गया, वी वॉर्न यू वंस अगेन दैट यू मेड अ बिग मिस्टेक इन अटैकिंग द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, द रिस्पॉन्स टू विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कि उसको जो हमारा जवाब है अब उसका आगाज होने जा रहा है, और फिर वो हो गया। और फिर साथ ही ये वार्निंग भी दी गई है कि इफ़ इट इज़ रिपीटेड अगेन, ये दोबारा किया जाता है तो आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद हमले किए जाएंगे, और आपके इत्तहादियों के गैस और ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाता उस वक्त तक हमारे हमले जारी रहेंगे, और हमारा आज रात को हमला नहायत ही खौफनाक होने वाला है। ये उस रात की बात कर रहे हैं हम, जो उस रात को गुजार कर 19 मार्च जुमरात की सुबह में आपसे मुखातिब हूँ। और फिर जो अब ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं, ईरान ने कंफर्म कर दिया है ये कि जो उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब, उनको भी शहीद कर दिया गया है गुज़श्ता रात होने वाले हमले में। जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनकी तरफ से पैगाम आया है कि जो क्रिमिनल मर्डरर्स हैं
जो ये असैसिनेशंस कर रहे हैं उनको कीमत अदा करनी होगी अपने इन इकदामात की। अब आ जाते हैं डायरेक्टली सऊदी अरब के एफएम जो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ईरान हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ईरान जो ये सब कुछ कर रहा है। और आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कतर ने जो है वो ईरान के कौन से डिप्लोमेट्स हैं उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हुए 24 घंटों में कतर छोड़ने का हुक्म दे दिया है। फैसल बिन फरहान अल सऊद जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान का हमला है सऊदी अरब की एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, अब ये एक ब्लेटेंट, एक खुली कोशिश है हमें ब्लैकमेल करने की कि हम अब किसी तरीके से इसराइल और अमेरिका को कन्विंस करें कि वो ईरान के ऊपर हमले रोक दें। ये कहा गया है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि हमने इंटरसेप्ट किए हैं 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो रियाज की तरफ उसी वक्त लॉन्च किए गए जब रीजनल और इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में होनी थी। शहजादा फरहान बिन फैसल अल सऊद ने कहा कि फॉर मी इट वॉज क्लियर, मेरे लिए ये बहुत वाज़ेह है कि आज का जो अटैक है उसकी टाइमिंग हमारी इस मीटिंग के साथ मैच की गई और उसका मकसद ये था कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमें डराया जा सके। हमारा जो है वो ईरान के लिए मैसेज ये है कि आप ऐसा करने से बाज रहें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम ना घबराए हैं ना हम डरे हैं और हमें इस बात का यकीन है कि जो ईरान है हम अब कन्विंस हो चुके हैं कि वो हमारा एक लेजिटिमेट पार्टनर नहीं हो सकता अगर वो इस तरीके से बिहेव करेगा। हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो इस वक्त ईरान के ऊपर ट्रस्ट है वो मुकम्मल तौर पर शैटर हो चुका है। उसके बाद ईरान जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो ईरान की तरफ से हमारे ऊपर होने वाले हमले हैं उसके ख़िलाफ़ हमारा जो सब्र है वो लामुतनाही नहीं है, लामहदूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हम भी अब इस जंग में हिस्सादार बन सकते हैं और ईरान के ऊपर जवाबी हमले जो हैं वो किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू द ईरानियन अटैक्स। अब ये ईरानियन अटैक्स को रिस्पॉन्ड करने की वो बात कर रहे हैं। ट्रस्ट कह रहे हैं कि कंप्लीटली शटर हो चुका है। ईरान की जो जस्टिफिकेशंस हैं उन्होंने कहा अपने नेबर्स को टारगेट करने की वो अनकन्विंसिंग है। दूसरी तरफ ईरान है वो ये कह रहा है कि अमेरिका खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सऊदी अरब में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहाँ पर और दीगर कुछ जगहों पर होने वाले हमलों में उसके 5 जहाज़ डैमेज हुए हैं और उनको मामूली डैमेज कहा गया और रीफ्यूलिंग की जा रही थी। अब रीफ्यूलिंग के लिए कौन से तैयारों की रीफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर तैयारे मौजूद हैं वो सबको मालूम है कि जो B-1 लांसर्स हैं, B-52 हैं, स्पिरिट बॉम्बर्स हैं, जो उनके बंकर बस्टर बॉम्ब 5000 पाउंड वजनी बम ईरान पर बरसाए गए हैं, उनको मिड एयर रीफ्यूलिंग के लिए जो जहाज़ हैं, अगर ख़ुद कंफर्म कर रहा है अमेरिका, फिर साथ में अमेरिका इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो रियाज में अमेरिकी सफारत खाने पर हमला हुआ था वहाँ पर CIA स्टेशन को टारगेट किया गया था, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि फिर CIA के ऑपरेटिव्स मौजूद होंगे। तो ये वो हैं नुकात जिनको ईरान बुनियाद बना रहा है कि हमारे हमला करने की वजूहात ये हैं। लेकिन जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। अब क्विकली ज़रा गो थ्रू करेंगे कि गुज़श्ता 30 घंटों में डॉक्टर अली लारिजानी की शहादत से बाद से अब तक जो ये बात की जा रही थी कि गालिबन ईरान जो है उसकी कमर टूट चुकी, उसके हमला करने की सलाहियत, उनका चीफ जो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो ईरान जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि हमलों में शिद्दत आती जा रही है। सऊदी अरब जो है वो कहता है कि हमारी जो मेन प्रायोरिटी है इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, उसका मकसद ये है कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ पर गल्फ़ रीजन में ईरान के हमले रुक जाएं। कुवैत की ग्रैंड मॉस्क में ईद उल फित्र की नमाज जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फिर हमारे सामने जो है वो जो इस वक्त मेन डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर 2 रिफाइनरीज उसको कंफर्म कर देते हैं कि उन पर अटैक हो चुका है। GCC की तरफ से बयान आता है कि कतर की जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है उसके ऊपर हमला काबिल मुज़म्मत है। साथ ही जो मज़ीद इस तमाम मंजरनामे में सूरत हाल सामने आ रही है, इराक़ में कताइब हिज़्बुल्लाह
وہ اپنی شرائط سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہم کس صورت میں اپنے حملے جو ہیں وہ روکیں گے، کہ بیروت میں سیز فائر کیا جائے، اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ جو بمبارڈمنٹ کیمپین ہے لبنان کے دارالحکومت پر اس کو فوری طور پر روک دے، ریزیڈنشل ایریاز جو ہیں ان کی پروٹیکشن انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بغداد میں، عراق کے دیگر پروونسز میں جو سٹرائکس کی جا رہی ہیں رہائشی علاقوں پر، ان کو روک دیا جائے، اور جو انٹیلیجنس پرسونل ہیں، CIA کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں، وہ صرف کردش ریجن ناردرن عراق میں آپریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ بغداد میں سفارت خانے میں رہیں، باہر اگر موجود رہیں گے تو ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ پھر میکرون کا رابطہ ہوتا ہے، ایمانوئل میکرون کا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور قطر کے امیر سے راس لفان اٹیک کے بعد۔ راس لفان جو ہے وہ سب سے بڑا LNG ٹرمینل ہے، اور اب ظاہر ہے کہ LNG آئل، کروڈ آئل، گیس، اس ساری کی سپلائی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی برے طریقے سے متاثر ہو چکی ہے، اور یہ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو حملے ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور اینالسٹ جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ جو پاسبل انٹرلوکیوٹرز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر حملے ہوں، آئل اینڈ گیس کے اوپر کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کر کے ایران کو ابھارا جائے، جواب میں ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک پر حملے کرے، اور ہر ممکنہ طور پر وہ ملک جو اس جنگ میں ایک انٹرلوکیوٹر کا یا درمیانی راستہ نکالنے کا، جنگ بندی کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو بھی اس میں پارٹی بنا دیا جائے۔ اور سعودی عرب اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو اس صورت میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دو طرفہ معاہدہ موجود ہے، دفاعی معاہدہ، اس کے تحت یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز استعمال کر کے اس جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہے، یا پھر پاکستان کو مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ دیٹ از آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز جن کو آنے والے دنوں میں جس کا جواب جو ہے وہ سامنے آنا ہے۔ ایران کے جو جوابی حملے ہیں خاص طور پر تل ابیب میں، اس کے حوالے سے اس میں بڑی شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور تل ابیب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ جو بین گورین ایئرپورٹ ہے فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کے نام پر، وہاں پر کچھ طیارے ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل اپنے نقصانات کم بتاتا ہے، انہوں نے 5 طیارے جو ہیں وہ کنفرم کیے ہیں، اور ان کو پرائیویٹ جیٹس جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اب وہ ایگزیکٹلی پرائیویٹ جیٹس سے یا کیا، وہاں پر وار ٹائم رپورٹنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ قدغنے ہیں، وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ ڈیمیج اور وہ تباہی نہیں دکھا سکتے۔ اس کے باوجود تل ابیب کی بہت ساری ویڈیو فوٹیجز، کنفرمڈ ویڈیو فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں کہ وہاں پر جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کس طریقے سے ناکام ہو چکا ہے، کس طریقے سے شہری علاقے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے، عمارتوں کی تباہی کے مناظر، پراپرٹی کے ڈیمیج کے مناظر، گاڑیوں کی تباہی کے مناظر، اور پھر ان کے ڈیمیج کلیمز جو کیے جا چکے ہیں، وہ اس کی تعداد اب 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جو اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر مزید ڈرون اور میزائلز لانچ کیے گئے ہیں مشرقی ایران کی جانب سے۔ ساتھ ہی یہ وارننگز اب ایکسپرٹس کی طرف سے آ رہی ہیں کہ اب شارٹیجز ہونے والی ہیں۔ جو راس لفان جو آئل جو انفراسٹرکچر ہے، جو پورا انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پر LNG کے ٹرمینلز موجود ہیں، اس پر اٹیک کے بعد بڑی ایکیوٹ شارٹیج جو ہے LNG کی گلوبلی وہ ہونے جا رہی ہے۔ ابو ظہبی کی حبشان گیس فیلڈ جو ہے فیسلٹی، اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انٹرسیپٹ تو کر لیا گیا میزائل، لیکن اس کا ملبہ گرا ہے اور کہیں بھی آگ بھڑک سکتی ہے۔ ایسے انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر کالباف، انہوں نے کہا ہے کہ اب نیو لیول آف کنفرنٹیشن ہیز بگن، کہ اب لڑائی جو ہے اس کا ایک نیا لیول جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر، وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کو چھپا سکیں امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آنکھ کا بدلہ آنکھ کی جو ایکویشن ہے وہ ان افیکٹ آ چکی ہے، ایک نیو لیول آف کنفرنٹیشن جو ہے دیٹ ہیز بگن۔ ایک اور انہوں نے کہا کہ ریولوشن، اب ایک اور انقلاب ایران میں آ چکا ہے، اور
اور اس وقت ایران کی سڑکوں پر آ کر دیکھیں، اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا نے، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ لاکھوں لوگ تہران کی سڑکوں پر ڈاکٹر علی لاریجانی اور ان کے کمپینینز کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت کے لیے آئے. جس قسم کے وہ نعرے بلند کر رہے تھے وہ دیدنی تھے، لوگ رو بھی رہے تھے، لوگ غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی جاری تھی، اور اپنی آرمڈ فورسز اور اپنی ریاست کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو محمد باقر کالباف نے کہا کہ ایران سو رہا تھا، آپ نے ایران کو جگا دیا ہے، اب ایک طوفان اٹھے گا. تو یہ ہے وہ منظرنامہ جو ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت کے 30 گھنٹے کے بعد ہمارے سامنے ہے. سائیڈ بائی سائیڈ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو آبنائے ہرمز ہے اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے پہلی سیریس اٹیمپٹ ہوئی ہے. اس اٹیمپٹ کا کیا نتیجہ نکلا اس پر بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.